हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेट है जो कि 9वें नंबर का। ठीक है, इससे पहले हम टोटल 8 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। और ये प्रैक्टिस सेट की जो हम सीरीज़ चला रहे हैं वो टारगेट रखते हुए चला रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट जो इस सीरीज़ को रेगुलर देख रहा हो, रेगुलर पढ़ाई कर रहा हो, वो 30 में से 30 मार्क्स जरूर लाए। ठीक है, चाहे वह MPTET दे रहा हो, रीट दे रहा हो, CTET, HTET, UPTET या फिर उत्तराखंड या फिर झारखंड, या फिर हम जो भी बोल सकते हैं जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र और जहाँ पर टेट का एग्ज़ाम होता है। और इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चन हर एक पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इन 30 क्वेश्चनों में से आपसे कम 25 प्लस बने, और मैं तो चाहता हूँ कि 30 से 30 बने अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है, और इसमें जो टोटल 30 क्वेश्चन लिए गए हैं वो NCERT 3rd टू लेकर 8th तक की बुक के लिए गए हैं। ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम पर्पज से, और इनके आने की संभावनाएं बहुत अधिक होगी। ठीक है, अगर आप रेगुलर पढ़ भी रहे होंगे तो अपना सेल्फ टेस्ट करने के लिए इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं और इसे एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रैक्टिस सेट का कि अवतल दर्पण में अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। ठीक है, मतलब अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, ये अवतल दर्पण। और अगर हम इस रेखा की बात करें तो इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, और ये होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C, और ये होता है F। ठीक है, ये होता है F। अब ये बोल रहा है कि अत्यंत निकट अगर वस्तु को रखा जाता है, अत्यंत निकट मतलब अगर सपोज यहाँ वस्तु को रख दें तो जब भी ये होता है P जिसको बोलते हैं पोल, तो यहाँ वस्तु अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब इधर पीछे बनता है। ठीक है, और जो पीछे बनने वाले अवतल दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है, सीधा बनता है, और पीछे बनने वाले को हम बोलते हैं आभासी। ठीक है, और क्या हो जाएगा? आवर्धित। आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही ही लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? ठीक है, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जैसे अरावली हिल्स, सेकंड है खासी हिल्स, थर्ड है हिमालय, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, हिमालय। ठीक है, जो भारत विश्व के प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, और भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है पश्चिमी घाट, हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक पश्चिमी घाट होता है, ठीक है, जो केरल वाला क्षेत्र है, और एक हिमालय है और एक इंडो बर्मा क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन सा वाला जाएगा? हिमालय वाला क्षेत्र। ठीक है, जो कि हॉटस्पॉट क्षेत्र है किसके लिए? जैव विविधता के लिए। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र होगा भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तीसरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ठीक है, जो राजस्थान है उसका राज्य पशु कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बाघ, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा गाय, थर्ड ऑप्शन है ऊंट, और फोर्थ ऑप्शन है भेड़। ठीक है, तो सभी लोगों ने इसका राइट आंसर लगाया होगा कि राजस्थान का जो राज्य पशु हो जाएगा कौन सा होगा? तो ऊंट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जो 4 कथन आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है सभी धातुएं तन्य होती है, सेकंड ऑप्शन है सभी अधातुएं तन्य होती है, थर्ड ऑप्शन है सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, और फोर्थ ऑप्शन है कुछ धातुएं एक तन्य होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर, कि सामान्यतः धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी धातुएं तन्य होती है, कुछ भंगुर भी होती है। वैसे भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता, परंतु हम इतना जानते हैं कि जो पारा है वह एक लिक्विड के रूप में पाया जाता पर एक धातु है। ठीक है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं जैसे सीजियम, ठीक है, सीजियम आपने सुना होगा, सीजियम द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसी आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि जो सामान्य धातु क्या होती है? तन्य होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो धातु का एक गुण है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाएगा कि वायु प्रदूषण कौन सा स्रोत नहीं है? ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो वायु प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है वाहन। ठीक है, तो वाहन के जो धुएं से निकलता है उससे तो वायु प्रदूषण होता है। सेकंड है उद्योग, तो उद्योग से भी वायु प्रदूषण होता है। थर्ड ऑप्शन है ठोस अपशिष्ट, और फोर्थ ऑप्शन है धूल के कण। तो धूल के कण से वायु प्रदूषण होता है, उद्योग से भी और वाहन से भी। तो ठोस अपशिष्ट से, जो कि स्पेशली ऐसा जमा हुआ रहता है जिसके कण वायुमंडल में नहीं फैलते हैं, तो कोई प्रदूषण के चांस नहीं बनते। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, जो ठोस अपशिष्ट होता है उससे मृदा प्रदूषण होता है, न कि वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां कि निम्नलिखित में से कौन सा समरस घोषणा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा
रामरस है, सॉरी है ना, रामरस घोषणा की सूची के नाम क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपको वुलर झील, रुद्र सागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और राजसमंद झील जो ये आपको दे रखा है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि रामरस घोषणा की सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, राजसमंद झील। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि रामरस घोषणा की सूची में भारत के 26 स्थल आते हैं। तो रामरस घोषणा की सूची के अंतर्गत टोटल कितने, भारत के टोटल 26 स्थल शामिल है, जिसमें वुलर झील, रुद्र सागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आदि शामिल है, जबकि जो राजसमंद झील है वह शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7वां हो जाएगा यहाँ पर कि राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ये अगर राजस्थान का नाम नहीं भी लेते तो भी आप इसे बहुत आसानी से बता सकते हैं कि राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जल विद्युत, सेकंड है प्राकृतिक गैस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पवन ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सौर ऊर्जा। तो आप इतना जानते हैं कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन और जल विद्युत भी नवीकरणीय संसाधन है। तो उसने पूछा है कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, ये अनवीकरणीय संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर हो जाएगा कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें यह विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? ठीक है, मतलब ये पूरी की पूरी एक परिभाषा है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें यह विषय व्यक्त होते हैं। ठीक है, जिससे यह विषय व्यक्त होते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा WC डैम्पियर, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा BM ब्लूम, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कार्ल पॉपर और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा JWN सुल्लीवन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट राइट आंसर कि WC डैम्पियर ने यह परिभाषा दी है। ठीक है, और इसे आपको ऐसे ही याद करना होगा क्योंकि जितनी भी डेफिनेशन है वो एज इट इज ही रहती है ना, उसको समझा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9वां होगा कि निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो जो हम ये बोल सकते हैं कि उद्यान कृषि का अध्ययन किसे कहते हैं या किस नाम से उद्यान कृषि के अध्ययन को किया जाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बॉटनी, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हार्टिकल्चर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जियोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एनाटॉमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की जो ठीक है हार्टिकल्चर है। तो हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, फलों का उत्पादन कृषि हार्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, फल सब्जी और कंदमूल आदि उगाते हैं। ठीक है, ये फसल इनके अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्राथमिक स्तर है फर्स्ट टू लेकर फिफ्थ तक, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांत एवं इनके अनुप्रयोग को जानना। ठीक है, तो देखो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो ये बिल्कुल सही है कि विज्ञान के तथ्यों को, सिद्धांतों एवं उनके अनुप्रयोग को जानना, ये तो सही है। सेकंड है प्राकृतिक जिज्ञासा। ठीक है, प्रकृति में जो हमें अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है अलग अलग प्रकार की, तो उनके जिज्ञासा, सौंदर्य, परागता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड अगर देखेंगे तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को साथ करना, तो ये थर्ड भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि कौन सा है जो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। तो ये तीनों के तीनों उद्देश्य होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, तो हम जब पर्यावरण अध्ययन करते हैं तो उसके अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आवश्यकता का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा उपयोगिता का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा यहाँ पर राइट आंसर कि पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का सिद्धांत पहला भी राइट है, आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां कि 12वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते रहता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है मेथेन, फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 ये मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी है, मतलब प्रकृति को गर्म करने में मुख्यतः CO2 का
हाथ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की प्रयोजना। ठीक है, प्रयोजना विधि में कितने मूल्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो प्रयोजना विधि में कितने मूल्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर राइट आंसर की प्रयोजना विधि में 6 मुख्य सोपान होते हैं। स्थिति प्रदान करना, ठीक है, जो 6 सोपान है वो यह है, स्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट बनाना, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन तथा रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा 14 नंबर का कि छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, मतलब छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आगमन, सेकंड ऑप्शन है मनोरंजन एवं खेल संबंधित, थर्ड है रटने का और फोर्थ ऑप्शन है निगमन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, मनोरंजन एवं खेल विधि। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो छोटी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका मनोरंजन एवं खेल से संबंधित होना चाहिए, जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेकर चीज़ें पढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हो जाएगा कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस ने प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब किस में प्रयोग होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि विशिष्ट से सामान्य, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विश्लेषण विधि, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा स्वतः शोधन विधि, शोध विधि, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा संश्लेषण विधि और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आगमन विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, आगमन विधि। तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत आगमन विधि से संबंधित है। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है। ठीक है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा OHP, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा प्रतिमान और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फ्लेनल बोर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, OPH। तो हम ये बोल सकते हैं कि OPH शिक्षण सामग्री में प्रक्षेपित सामग्री है, जबकि बुलेटिन बोर्ड, प्रतिमान व फ्लेनल बोर्ड प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये हो जाएगा कि अच्छे प्रश्न की क्या विशेषता है। ठीक है, जो अच्छे प्रश्न होते हैं उसकी क्या विशेषता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वैधता, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा विश्वसनीयता, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा व्यापकता और विस्तृत। ठीक है, तो अच्छे प्रश्न की क्या विशेषता होती है। तो वैधता और विश्वसनीयता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि अच्छे प्रश्न में मुख्य विशेषता उनकी वैधता तथा विश्वसनीयता होती है। प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना होना चाहिए, उनकी जानकारी की जांच करना नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 18वां हो जाएगा कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 2006, सेकंड ऑप्शन है 2008, थर्ड ऑप्शन है 2011 और फोर्थ ऑप्शन है 1997। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि 2006 में भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया था, जबकि इसे जो लागू किया गया था 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था बाल विवाह निरोध अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19वां की कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 विशेषता दे रखी है और ये परिवार से संबंधित है, पर इनमें से कौन सी विशेषता है जो परिवार से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, क्या ये परिवार की विशेषता है। सेकंड है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। थर्ड ऑप्शन है यह समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो। फोर्थ ऑप्शन है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर गलत। ठीक है, क्योंकि ये परिवार की विशेषता नहीं है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। तो परिवार की टोटल विशेषता कितनी होती है कि परिवार की मुख्य विशेषता 4 होती है। पहली विशेषता आप याद रखिएगा, पहली विशेषता होती है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ रहते हो। सेकंड जो विशेषता होती है वे समान अवसर,
भोजन और समान सामाजिक क्रियाकलापों का उपयोग करते हो। थर्ड जो विशेषता होती है उनकी सामाजिक सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। और जो फोर्थ विशेषता होती है परिवार में माता पिता और उनके बच्चे चाचा चाची आदि सम्मिलित हो। ठीक है, तो ये चारों विशेषता याद रखना, याद नहीं हुई तो थोड़ा सा वीडियो बैक कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां यहाँ पर हो जाएगा कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो पहला ऑप्शन है 16 अगस्त 1996, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 5 जून 1990, थर्ड ऑप्शन है 22 जुलाई 2002 और फोर्थ ऑप्शन है 26 सितंबर 1994। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 26 सितंबर 1994 को, ठीक है, राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर राइट आंसर। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप डेटा याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 21वां हो जाएगा कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोग होता है। ठीक है, जो बागवानी होती है उनके लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोग होता है, तो पहला ऑप्शन है यूरिया, सेकंड ऑप्शन है सोडियम फास्फेट, थर्ड ऑप्शन है DAP और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो बागवानी कृषि करने का एक प्रकार है, इस कृषि में रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, सोडियम फास्फेट एवं DAP का प्रयोग नहीं होता, बल्कि वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये वस्त्र के प्रकार दे रखे हैं और ये राज्य दे रहा है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो फिरन, ठीक है, ये वस्त्र का प्रकार है और ये जम्मू कश्मीर, तो क्या फिरन को जम्मू कश्मीर, सेकंड है पानो भाजू, ये पश्चिम बंगाल, थर्ड है राहिंदे, ये हिमाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि फुलकारी पंजाब। ठीक है, तो जो देखो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि जो पानो भुज वस्त्र का संबंध, ठीक है, जो पानो भुज है, सॉरी पानो भाजू वस्त्र का संबंध पश्चिम बंगाल से ना होकर कहाँ से है, तो गोवा से है। और बाकी भी याद रखिएगा कि जो फिरन वस्त्र का संबंध कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर से, और जो पानो भाजू का संबंध कहाँ से, तो गोवा से, राहिंदे जो वस्त्र इसका संबंध कहाँ से, तो हिमाचल प्रदेश से, और फुलकारी का संबंध कहाँ से, तो पंजाब से। ठीक है, तो ये सब कुछ याद भी रखना है और इसमें से गलत छांटने का बोला था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर की जो पानो भुज है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ना गोवा से संबंधित है, ना कि पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 23वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तो हमसे वो क्वेश्चन पूछा है कि जो वहाँ पर घर बनते हैं उनमें फर्श बनाने के लिए कौन सा पत्थर यूज नहीं किया जाता, तो पहला ऑप्शन है संगमरमर, सेकंड ऑप्शन है कोटा स्टोन, थर्ड ऑप्शन है घिया पत्थर और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सैंड स्टोन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो घिया पत्थर है वहाँ पर नहीं पाया जाता, इसलिए इसका यूज़ घर के फर्श बनाने के लिए नहीं किया जाता, जबकि संगमरमर, कोटा स्टोन और सैंड स्टोन ये तीनों का यूज़ वहाँ के घर की फर्श बनाने में किया जाता, मतलब राजस्थान की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24वां हो जाएगा कि राजस्थान में कुल कितने लोकसभा सदस्य की संख्या है। ठीक है, तो लोकसभा सदस्य की संख्या राजस्थान में कितनी है, तो 25, याद रखना ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। और भारत के संविधान के अनुसार टोटल लोकसभा की सीट कितनी है, तो 552 है। ठीक है, टोटल कितनी है, 552, और उसमें राजस्थान की कितनी है, तो 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25वां कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर मेले दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन है ना, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो अंबाजी मेला गुजरात, सेकंड ऑप्शन है माघ मेला उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है नैना देवी मेला असम और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बेणेश्वर मेला राजस्थान। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर कि जो नैना देवी मेला है वो असम में नहीं लगता है। ठीक है, जो नैना देवी मेला वो लगता कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में लगता है। बाकी हम ये बोल सकते हैं कि अंबाजी मेला कहाँ लगता है, तो गुजरात में लगता है, माघ मेला कहाँ लगता है, तो उत्तर प्रदेश में लगता है, और बेणेश्वर मेलो, ठीक है, बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, जो गलत है, जबकि नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, या कोई भी डेटा आप दे रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26वां है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डिडवाना, सेकेंड है नागौर, थर्ड ऑप्शन है बाड़मेर और फोर्थ ऑप्शन है परबस
स्तर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर डिडवाना, ठीक है। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है, तो डिडवाना में। क्वेश्चन नंबर 27वां हो जाएगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ठीक है। जो भारत है अपना इंडिया, उसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। पहला ऑप्शन है 1981, सेकंड ऑप्शन है 1985, थर्ड ऑप्शन 1986 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 1988, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 1986। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था और इसी वर्ष इसे लागू भी कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28वां हो जाएगा कि मलेरिया रोग होता है, ठीक है, किसके कारण होता है मलेरिया रोग, ये पूछा है। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम पेरम, सेकंड ऑप्शन है एंटी अमीबा, थर्ड ऑप्शन है रेट्रोवायरस और फोर्थ ऑप्शन है साल्मोनेला, ठीक है। तो जो मलेरिया रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, और ये मादा मच्छर होता है, ठीक है, एनाफिलिस, जिसके कारण ये फैलता है, ठीक है, और ये एक परजीवी है प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 29वां यहाँ पर हो जाएगा कि पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं, ठीक है। जो पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं, तो पहला ऑप्शन है अमाशय, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा श्वास नलिका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आंत और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वायुकोश, ठीक है। तो पक्षमाभ उपकला प्राणियों में कहाँ पर मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर, यहाँ श्वास नलिका में मिलते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा जो सरल ऊतक नहीं है, तो पहला ऑप्शन है जाइलम, सेकंड है पेरेनकाइमा, थर्ड है कोलेनकाइमा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। तो जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम सरल ऊतक नहीं है, यह एक जटिल ऊतक होता है और ये जटिल ऊतक चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे वाहिकाओं, ठीक है, वाहिकाओं काष्ठ तंतु और काष्ठ मृदुतक से मिलकर बने होते कौन, ये जाइलम वगैरह, जो कि ये क्या होते हैं, तो ये जटिल ऊतक होते हैं। पर हमसे पूछा था कि सरल ऊतक नहीं है, तो जाइलम होगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर देना, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।